नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के निर्णय से राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। विधायक सरयू राय ने कहा देर आए दुरुस्त आए। वहीं रघुवर दास ने कहा निशाने पर लगा तीर। स्थापना दिवस समारोह में हुई अनियमितता की एसीबी करेगी जांच। हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी है मंजूरी। टॉफी टी शर्ट सुनिधि चौहान के कार्यक्रम से जुड़ा है मामला। जमशेदपुर पुलिस को मानगो क्षेत्र के अपराधियों पर मिली बड़ी सफलता। क्षेत्र के लूट छिनतई जैसे मामलों के 6 अपराधी हुए गिरफ्तार। पकड़ाए अपराधियों के पास से लूट के कई सामान भी हुए बरामद। गिरफ्तार अपराधियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। और पूर्वी सिंहभूम जिले में किशोरों को डोर टू डोर वैक्सीन देने की तैयारी। सोमवार से शुरू हो रहे अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने रविंद्र भवन में की बैठक। निजी स्कूलों में वंचित विद्यार्थियों को दी जाएगी वैक्सीन संबंधी जानकारी। अक्षेस के विशेष पदाधिकारी व डीएसओ रहे मौजूद। आइए बात करते हैं सुनिधि चौहान मामले की। एसीबी जांच को लेकर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2016 के राज्य स्थापना दिवस पर बच्चों को टी शर्ट व टॉफी बांटने एवं सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के आयोजन में हुई गड़बड़ियों की एसीबी से जांच का निर्देश दिया है। लेकिन गड़बड़ियों की जांच के आदेश देते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर तत्कालीन रघुवर दास की सरकार के निर्देश पर पूरे राज्य में बच्चों की प्रभात फेरियां निकाली गई थी। इसमें शामिल बच्चों को सरकार की ओर से टी शर्ट एवं टॉफियां प्रदान की गई थी। इसके साथ ही स्थापना दिवस समारोह के तहत राजधानी रांची में पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था। रघुवर सरकार में मंत्री एवं जमशेदपुर पश्चिम के तत्कालीन विधायक सरयू राय ने इस पूरे आयोजन में भारी घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में सवाल उठाते हुए उससे संबंधित कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। इतने दिनों बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की एसीबी जांच के आदेश जारी किए हैं, जिसे लेकर राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बताते चले कि वर्तमान हेमंत सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही श्री राय इस मामले को उठाते आ रहे थे, लेकिन ये सरकार भी उस पर चुप थी, जिसे लेकर भी श्री राय ने असंतोष जताया था। अब सीएम ने अचानक उक्त मामले की जांच का काम एसीबी को सौंप दिया है। विधायक सरयू राय ने इसे देर आए दुरुस्त आए बताते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस समारोह में उससे पूर्व जमशेदपुर में भी छठ व्रत के अवसर पर सुनिधि चौहान के संपन्न कार्यक्रम पर सरकारी खजाने से खर्च किया गया। देखिए, 2016 में झारखंड का स्थापना दिवस था, 15 नवंबर को होता है। उसके लिए तिकड़म करके सरकारी खजाना से 10 करोड़ रुपया निकाला गया। टॉफ़ी खरीद दिखाई गई 5 लाख पैकेट। उसके बाद टी शर्ट 5 लाख दिखाया गया, लुधियाना से आने वाला था। सुनिधि चौहान का प्रोग्राम में ज़बरदस्ती उसमें ठूंस दिया गया। और ये सब मिला जुला के अंत में नतीजा ही निकला कि न तो टॉफ़ी की सप्लाई हुई, न टी शर्ट आया। उसे ख़रीदा हुआ भी दिखा दिया, उसको बंटा हुआ भी दिखा दिया। 15 नवंबर 2016 की सुबह में हमारे स्कूल के बच्चों को राज्य भर में टी शर्ट पहन के प्रभात फेरी निकालनी थी, और जो इन्होंने बिल्टी दिया है उसमें 15 नवंबर को दोपहर बाद 4:30 बजे वहाँ से ट्रक ही इसको लेकर चला है। कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। राज्य की सरकार ने कोई अपने क्षेत्र में परिवहन का परमिट नहीं दिया है। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। सुनिधि चौहान को बुलाया था 6 नवंबर 2016 को छठ पर्व पर। जमशेदपुर में एक सूर्य मंदिर है, रघुवर दास जी उसके संरक्षक हैं, वहाँ पर उनका प्रोग्राम हुआ था। यूट्यूब पर सारा प्रोग्राम आज भी मौजूद है। उसके 3 दिन बाद 9 नवंबर को रांची में मुख्यमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने प्रस्ताव दिया कि 15 नवंबर के प्रोग्राम में भी सुनिधि चौहान को बुलाया गया। 15 नवंबर के प्रोग्राम के लिए सुनिधि चौहान को 55 लाख रुपया दिया गया। अब हमने यही पूछा कि भाई उसके 8-9 दिन पहले जब जमशेदपुर में आपने प्रोग्राम कराया था, उस प्रोग्राम के लिए उनको कितना दिया है आपने? कोई जवाब नहीं मिला इसका। मतलब कि यहाँ के प्रोग्राम का खर्चा भी सरकारी प्रोग्राम में ही जोड़ दिया गया और सरकारी तिजोरी से चोरी कर ली गई। तो मोटा मोटी यही मामला है। हमने कुल मिला के इसको साबित कराने के लिए विधानसभा में 6 सवाल करने पड़े। शुरू में सरकार नहीं तैयार होती थी, मानती थी। अंत में जैसे कोर्ट में अगर कोई झूठा गवाह है तो जीरा में टूट जाता है, वैसे ही मेरे 6वें प्रश्न में
सरकार टूट गई और उन्होंने मान लिया कि अनियमितता हुई है। टॉफ़ी के सप्लायर पर इन्होंने 17 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। पंजाब सरकार को लिखा कि इसमें हमको कागजात दीजिए, हमको कार्रवाई करनी है। मैंने विधानसभा में सवाल उठाया और मुख्यमंत्री को बाध्य होना पड़ा यह कहने के लिए कि हम इसकी जांच कराएंगे। विधानसभा जिससे कह दे जांच करा दे। विधानसभा ने कहा कि एसबी से जांच कराइए। 3 महीना हो गया। 3 महीना के बाद तो जैसे कहा जाता है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, उसी तरह से 3 महीना के बाद कल जाकर उन्होंने एसबी जांच की घोषणा की है। तो मेरी तो इसके लिए विधानसभा में 6 सवाल करने पड़े। शुरू में सरकार नहीं तैयार होती थी, मानती थी। अंत में जैसे कोर्ट में अगर कोई झूठा गवाह है तो जीरा में टूट जाता है, वैसे ही मेरे 6वें प्रश्न में सरकार टूट गई और उन्होंने मान लिया कि अनियमितता हुई है। टॉफ़ी के सप्लायर पर इन्होंने 17 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। पंजाब सरकार को लिखा कि इसमें हमको कागजात दीजिए, हमको कार्रवाई करनी है। मैंने विधानसभा में सवाल उठाया और मुख्यमंत्री को बाध्य होना पड़ा यह कहने के लिए कि हम इसकी जांच कराएंगे। विधानसभा जिससे कह दे जांच करा दे। विधानसभा ने कहा कि एसबी से जांच कराइए। 3 महीना हो गया। 3 महीना के बाद तो जैसे कहा जाता है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, उसी तरह से 3 महीना के बाद कल जाकर उन्होंने एसबी जांच की घोषणा की है। तो मेरी तो शिकायत मुख्यमंत्री से रही है कि इतना समय आप क्यों ले रहे हैं? अगर जांच करिए, दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। तो ये मामला यही है, फुल प्रूफ केस है। कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश इसमें नहीं है। अब इसके बाद भी कोई कहता है कि हमको तो क्लीन चिट दे दिया था, तो आज तो मैं सभी सवालों को रख दूंगा जनता के सामने। हम एक किताब भी बनाए हैं, किताब भी छप रही है, उसका नाम हम रख रहे हैं तिजोरी से चोरी। और किताब को मैंने भेजा है अपने लीगल एक्सपर्ट के पास, हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने कल उसको ओके करके भेज दिया है। अब हम उसको पब्लिक के लिए सोशल मीडिया पर देंगे कि जनता को भी इसमें कुछ कहना है, कोई आपत्ति है, कोई सुझाव है तो दे दे। 1 हफ्ता का समय देंगे, आ जाएगा। हफ्ते दिन बाद किताब हमारी छप कर बाज़ार में आ जाएगी। तो मैं तो चुनौती दूंगा कि कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि हमने एक भी चीज़ उस किताब में गलत लिखा है, तो मैं मान जाऊंगा। मगर अब कोई गलती करे, कोई ज़बरदस्ती करे कि सांच को आँच क्या, जांच हो जाए साहब, तो ये तो अब उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मेरी समझ से इतना ही इसमें। वहीं दूसरी ओर मामले की एसीबी जांच का आदेश जारी किए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीर निशाने पर लगने की संज्ञा दी है। उन्होंने इसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की संज्ञा देते हुए कहा कि उन्होंने 5 साल ईमानदार सरकार और ईमानदार प्रशासन दिया। इसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है तो वे किसी भी जांच का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सांच को आँच किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया था कि इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया था कि इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने सरकार पर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे। इस जांच के आदेश से लगता है कि उनका निशाना सही जगह लगा है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में सक्रिय 6 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर पुलिस ने विगत माह मानगो एवं उससे सटे बोड़ाम क्षेत्र में घटी चोरी, छिनतई एवं लूट के कई मामलों का एक साथ खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों की शिनाख्त पर इन मामलों में लूटे अनेक सामान भी बरामद कर लिए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवनन ने शुक्रवार को सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने बताया कि विगत 15 जनवरी को आजाद नगर थाना अंतर्गत न्यू पुरुलिया रोड स्थित केपीएस के पास अज्ञात अपराधियों ने हाजी खलील उल हक को लूट लिया था। उनकी शिकायत पर पुलिस टीम ने जांच आरंभ की तो इसी क्रम में विगत कुछ दिनों में क्षेत्र में घटी अनेक आपराधिक वारदातों की परतें खुलती चली गई और पुलिस ने उनमें शामिल 6 अपराधियों मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज खान, शाहिद अली उर्फ काला बाबू, सूरज लोहार, विकास सिंह उर्फ विकेश, साहिल जेवियर एवं कुंदन सिंह को गिरफ्तार किया। बाद में उनकी निशानदेही पर क्षेत्र में घटी विभिन्न वारदातों में लूटे गए सामान भी बरामद कर लिए हैं।
उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए अपराधियों से पूछताछ के बाद शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई लूटपाट छिनतई की कई वारदातों का भी खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया कि रियाज खान और शाहिद अली उर्फ काला बाबू का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। 12 तारीख को एक कोगलडी थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को चोरी हुआ था, एक घटना हुई थी। फिर 15 तारीख को एक आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में केरला पब्लिक स्कूल के बगल में हाजी हलीलुल हक उनके नामक व्यक्ति जो मेडिकल दुकान चलाते हैं, उनके साथ लूटपाट की घटना हुई थी अननोन व्यक्ति द्वारा। उनके साथ उनके पास जो मोबाइल था, थैला था और स्कूटी था, वो मतलब लूटा गया था। और एक और घटना जो है 19 जनवरी को बोडाम थाना क्षेत्र अंतर्गत दलमाल लेक के बगल में एक मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज खान पूर्व क्रिमिनल है, उनके साथ गोलीबारी का घटना होने के कारण उन्होंने जो है एमजीएम हॉस्पिटल में आके एडमिट हुए थे। ये तीनों घटना पिछले जनवरी महीना का उस एरिया के आसपास घटित हुआ था। इसमें हम लोग विशेष छापामारी दल गठन करके इसमें काम किए हैं। काम में इसमें टोटल 6 आदमी अभी गिरफ्तार हुए हैं और इस तीनों घटना का हम लोग को उद्भेदन हुआ है। जैसे कि घटना का सारांश ये है कि 12 तारीख को एक जो गाड़ियाँ लूट हुई थी स्प्लेंडर, वो गाड़ी 12 तारीख को जो चोरी हुआ था स्प्लेंडर गाड़ी, वो 15 तारीख को जो लूट हुआ था उसी में शामिल हुआ है। और जो भी बंदे लूट में शामिल है, मोटरसाइकिल चोरी में शामिल है, तो वो लोग बोडावाला थाना केस में भी शामिल है। तो इसमें कुल हम लोग 6 के व्यक्ति को अरेस्ट किए हैं। शाहिद अली उर्फ काला बाबू, रियाज खान, साहिल, सूरज लोगार, कुंदन सिंह और विकास सिंह। इसमें शाहिद अली और काला बाबू और रियाज खान ये लोग जो है वो लूट में शामिल है। और बाकी जो लूटा गया गाड़ी को किसी दूसरे को रखने के लिए दे दिए थे सूरज लोगार के पास, और प्लस उसके बाद गाड़ी को ये लोग पार्ट में अलग अलग करके कई जगहों पे ये लोग अपना बेच दिया गया है कबाड़ी में, जिससे कुंदन सिंह और विकास सिंह से हम लोग उसको बरामद किए थे। ये लोग हैबिचुअल रिसीवर है, उनसे भी हम लोग बरामद किए हैं। तो कुल इसमें 3 कांड का उद्भेदन हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बोडाम थाना में कांड पंजीकृत किया गया है, जो मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज खान के ऊपर गोली चलाने के मामले में, तो उसमें कांड जो है असत्य पाया गया है। और इन लोग से जब हम लोग पूछताछ किए हैं तो पूछताछ में ये लोग स्वकार्यति बयान में अपने खुद बताएं कि जो मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज खान जो है ये 2018 में एक शेख रबानी करके व्यक्ति थे, उनके मर्डर केस में जेल जा चुके हैं, ये और अपने बड़े भाई नियाज खान। तो इसमें रियाज खान को बेल हो चुका है, लेकिन अपने भाई जो नियाज खान को जेल बेल नहीं हो चुका है। और इस केस में एक सन्नी नामक व्यक्ति है, वो मेन इम्पॉर्टेंट गवाह है। तो उस केस अभी कन्विक्शन की ओर जा रहा है। सन्नी जैसे नामक व्यक्ति वहाँ पर जाके बयान देने पे ये जो नियाज खान और रियाज खान इन लोगों को उसमें निश्चित रूप से सजा मिलने का संभव है। तो इसके कारण एक वासिम करके था, पहले जो मांगो खाना कांड में वो लोग जेल गया था, तो उनके नेतृत्व में ये लोग साजिश किया है कि सन्नी को बुला के ये करने के लिए, डराने के लिए, ताकि इनके खिलाफ में वो बयान नहीं दें। लेकिन वो सफलता नहीं होने पे ये लोग एक साजिश करते हुए ये जो रियाज खान के ऊपर खुद को गोली चला के इन्होंने सन्नी के ऊपर उनके माँ के द्वारा एफआईआर कराया गया है। फिर उसके बाद इन लोगों को मन में ये था कि सन्नी को हम लोग प्रेशर कराएंगे कि हमारा केस में जो है गवाह नहीं देने के लिए या नहीं तो इन लोग को मदद करने के लिए। तो इस कारण ये कांड जो है कारित किया गया था। तो कुल मिला के हम लोगों को इस कांड में, ये तीनों कांड से हम लोगों को जो है गाड़ी रिकवरी हुई है और मोबाइल लूटा गया मोबाइल रिकवरी हुआ है, स्कूटी का पार्ट्स वगैरह हम लोगों को मिला है। और इसके अलावा 3 जो इम्पोर्टेंट केसेस है पिछले 20 दिन में हम लोग को घटित हुआ उस क्षेत्र में, वो तीनों को हम लोग को उद्भेदन कर चुके हैं और 6 आदमी को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। और अब बात करते हैं किशोरों को 100% टीकाकरण दिए जाने को लेकर शुरू हो रहे अभियान की। जिले के 15 से 18 वर्ष के किशोर वर्ग के सभी बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जिला प्रशासन अब डोर टू डोर टीकाकरण अभियान चलाएगी। इसे लेकर शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। शुक्रवार को जमशेदपुर के रविंद्र भवन सभागार में आयोजित बैठक में जिले के शिक्षा अधीक्षक जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी समेत तमाम आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद रही। सोमवार से जिले में शुरू हो रहे डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें कई दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि अब तक 63% बच्चों को कोरोना रोधी टीका दिया जा चुका है। वैसे राज्य भर में पूर्वी सिंहभूम जिला इस टीकाकरण अभियान में दूसरे पायदान पर है और जिला प्रशासन इससे संतुष्ट नहीं है।
बैठक में ये तय किया गया कि आगामी सोमवार से डोर टू डोर सर्वे एवं टीकाकरण किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक सह टीकाकरण अभियान के नोडल पदाधिकारी राजीव रंजन ने इस बाबत कहा कि जो बच्चे स्कूलों में पहुंच रहे थे उनका टीकाकरण पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं। उन्हें चिन्हित कर उनका टीकाकरण किया जाना है और सोमवार से शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अक्षेस के सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा इस कार्य को शुरू किया जाएगा और जल्द ही जिले भर में 100% के टीकाकरण लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक बुलाए हुए हैं क्योंकि जो हमारा 15+ के बच्चे हैं उनमें अभी तक हम लोग अपेक्षित प्रगति हम लोगों के सोच से कम हुई है। अभी तक पूरे जिले में जो लक्ष्य हमारा है 1,66,751 बच्चों को टीकाकरण कराया जाना है, जिसमें अभी तक हमारी उपलब्धि 63% है। राज्य स्तर पर देखा जाए तो अभी हम लोग 2nd पोजीशन पे हैं, परंतु हम लोग अपने आप को इसमें कम महसूस कर रहे हैं कि हम लोग जिसको जितना चाहिए था कराना उतना अभी तक हम लोग करा नहीं सकेंगे। इस कारण से हम लोगों ने स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको तो स्कूल के माध्यम से हम लोग करा लिए थे और कराने का, और जो छूटे हुए उनको स्कूल भी खुल गया है, उनको स्कूल खुलने के बाद भी अगर बच्चे आते हैं तो ऐसे स्थिति में हम लोग उन लोगों को कराएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है बच्चों की या अन्य कारणों से वो या तो वो स्कूल किसी कारणवश छोड़ देते हैं या अपने माता पिता के साथ कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनको भी हमको लक्ष्य निर्धारित करते हुए किया जाना है। इसमें हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो लगभग सैचुरेशन के 65% है, लेकिन शहरी आबादी जो है बच्चों की उसमें मात्र 55% द्वारा ही लिया गया है। इसको हम लोगों ने टारगेट लिया है कि जो हमारा स्लम एरिया है जहाँ पर बच्चे कहीं निकल जाते हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं या कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं, अपने घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी हमको टारगेट करना है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने जेनेसी के साथ और जो हमारे प्रोफेशनल हैं उनको भी हम लोगों ने आज बैठक में शामिल किया है। उसके साथ साथ जेनेसी के अंतर्गत आने वाले जितने सुपरवाइजर हैं और प्राइवेट स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको भी बुलाया गया है। आंगनबाड़ी सेविका भी हैं ताकि हम लोग डोर टू डोर जा सकें और उनको सर्वे कर सकें और तत्काल उनको टीकाकरण। अब बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा नगर में चलाए गए औचक जांच अभियान की। जमशेदपुर पुलिस ने शुक्रवार को औचक ट्रैफिक जांच अभियान चलाया। शहर के विभिन्न भागों में एक साथ चलाए गए इस अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के साथ ही चालकों के हेलमेट व वाहनों के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जांच की गई। शहर में रैश ड्राइविंग के साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बढ़ते चलन के मद्देनजर जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार शाम शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में औचक ट्रैफिक जांच अभियान चलाया। इस दौरान मुख्य रूप से दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के कागजात के साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जांच की गई। प्रभारी ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर के नेतृत्व में चले इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। प्रभारी ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर ने बताया कि इन दिनों वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में औचक जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत आज विशेष रूप से हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस एवं गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। एक्ट के जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं तो ये औचक जो है कि हम लोग घूम कर और ये हम लोग चेक कर रहे हैं और जहाँ पे इस प्रकार से उल्लंघन करते हुए सवारी पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग जो भी लेड रूल्स है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये बेसिकली तो अभी हम लोग हेलमेट और प्लस व्हीकल के जो है पेपर्स को भी हम लोग चेक कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक कर रहे हैं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास है कि नहीं है, यदि है तो वैलिड है कि नहीं। और अब बात करते हैं दिवंगत नेताओं की स्मृति में रक्तदान शिविर के आयोजन की। सामाजिक संस्था उद्गम की ओर से आगामी 13 फरवरी को महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ईचागढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय साधु चरण महतो, नगर निगम के दिवंगत पार्षद महेंद्र सरदार और राजमणि देवी के स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आदित्यपुर स्थित अटल पार्क में सामाजिक संस्था उद्गम की अध्यक्ष सोनिया सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि उद्गम संस्था की ओर से आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में छठे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
प्रेस वार्ता के माध्यम से संस्था द्वारा आदित्यपुर और जमशेदपुर वासियों से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान शिविर में भाग लें। गौरतलब है कि उद्गम द्वारा आयोजित पहले रक्तदान शिविर में 1302 यूनिट का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इसके अलावा संस्था द्वारा कोरोना काल में राशन वितरण से लेकर कई महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य भी किए गए हैं। 2022 को ऑटो क्लस्टर में रक्तदान शिविर, हमारा छठा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और भारी से भारी मात्रा में लोग आए और अपना रक्तदान करें। हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा पहले से 1302 यूनिट का बिहार झारखंड का रिकॉर्ड है। कोशिश रहेगी, अभी तो जैसे कोरोना काल में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अभी तो कोविड का थोड़ा कम है केसेस, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि भारी से भारी मात्रा में लोग आकर ब्लड डोनेट करें। और बात करते हैं जादूगोड़ा में जारी हेप्टी-2 प्रशिक्षण की ओर बच्चे बच्चियों के बढ़े आकर्षण की। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियां आत्मरक्षा के उद्देश्य से कोरियन मार्शल आर्ट हेप्टी-2 की ओर आकर्षित हो रही है। क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राएं जादूगोड़ा यूसिल कॉलोनी स्थित फुटबॉल मैदान में रोजाना इसका अभ्यास कर रहे हैं। जादूगोड़ा में कोरियन मार्शल आर्ट हेप्टी-2 की काफी दिनों से कक्षाएं चल रही है। इस ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आत्मरक्षा की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रशिक्षक अमित शाह बताते हैं कि प्रशिक्षुओं की लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि विगत दिनों आयोजित कुल्हान स्तरीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जहां यहां की सुष्मिता मुर्मू को सिल्वर मिला, जबकि मोनालिसा मुर्मू ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यही कारण है कि क्षेत्र की छात्राएं मैदान में खूब पसीना बहा रही है ताकि वे भी इस क्षेत्र में अपना करियर तराश सके। वहीं ट्रेनिंग ले रही छात्राएं भी स्वीकार करती हैं कि अकेले निडर होकर घूम सके व अपनी रक्षा खुद कर सके, इसके लिए वे हेप्टी-2 मार्शल आर्ट सीख रही है। कोरियन मार्शल आर्ट है जिसका नाम हेप्टी-2 है और क्लासेस काफ़ी लंबा टाइम से यहाँ पे चल रहा। यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी है, बड़े बच्चे है, गर्ल्स बॉयज सभी को ही है। मेनली सेल्फ डिफेंस जो होता है उसका मोटो यही होता है कि अपने आप को बचाना, प्रोटेक्ट करना। ऐसे में बहुत सारे मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, बहुत कुछ है, लेकिन जो हेप्टी-2 है वो हम प्रेफर करेंगे कि गर्ल्स लोगों के लिए हेप्टी-2 बहुत बेस्ट है। उनकी सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो जब अकेले कहीं जा पाए तो मतलब किसी से डरे ना और अपना बचाव खुद कर पाए। उनके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बात करते हैं झामुमो के स्थापना दिवस पर सोनारी में कंबल वितरण किए जाने की। झामुमो के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोनारी कागल नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर झामुमो का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर स्थानीय बस्ती के जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल एवं मास्क का वितरण भी किया गया। जमशेदपुर के सोनारी कागल नगर स्थित नाला बस्ती में झामुमो नेता गोपाल महतो के नेतृत्व में पार्टी का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस्ती वासियों के साथ केक काटा और बस्ती के 50 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी वितरित किए। इस मौके पर गोपाल महतो ने कहा कि वे झामुमो के 50वें स्थापना दिवस पर उन सभी वीर शहीदों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत झारखंड अलग राज्य बना। पार्टी के स्थापना दिवस पर हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व सांसद सुमन महतो, शहीद निर्मल महतो की दीदी शांति महतो के साथ झामुमो नेता लालटू महतो भी उपस्थित थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50वां स्थापना दिवस है, उसी की खुशी में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गाड़ी में जरूरतमंदों के बीच में कंबल और मास्क का वितरण किया गया। साथ ही साथ आज 50 साल के होने की खुशी में केक भी काटा गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद सुमन महतो, पूर्व जिला सचिव लालटू महतो और शहीद निर्मल महतो जी की बड़ी दीदी शांति वाला महतो उपस्थित रही। साथ ही साथ आज हम लोग का जो झारखंड राज्य अलग हुआ उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत अहम भूमिका रहा है, जिसको बनाने में ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो जी और गुरु जी का अहम भूमिका रही। उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज आगे बढ़ रही है। जनता के बीच रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा का बढ़ रहा है। हम लोग आशा करते हैं कि इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव बढ़ते रहे और झारखंड में सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही राज रहे। जय झारखंड। बात करते हैं बेमौसम की बारिश के कारण सरस्वती पूजा के बाजार पर छाई खामोशी की।
करीब 2 वर्षों के बाद इस वर्ष सरस्वती पूजा में रौनक लौटने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन गुरुवार रात से शुरू बेमौसम की बारिश उस पर भी पानी फेरने को तैयार दिख रही है। शनिवार को पूजा का बाजार सजकर तैयार है, लेकिन बारिश के कारण श्रद्धालु सामानों की खरीदारी के लिए पहुंच नहीं पा रहे। शनिवार माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी सह सरस्वती पूजा है, जिसके लिए मूर्तियों एवं पूजा सामग्रियों का बाजार भी सजकर तैयार है। दुकानदारों ही नहीं, श्रद्धालुओं को भी कोरोना काल के बाद इस वर्ष सरस्वती पूजा धूमधाम से होने की उम्मीद बनी थी, लेकिन गुरुवार देर रात से शुरू बेमौसम की बारिश के कारण लोगों में पूजा की रंगत चढ़ने से पहले ही उतर गई। बाजारों में दुकानदार मां सरस्वती की प्रतिमाएं एवं पूजन सामग्रियां लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश और खराब मौसम के कारण खरीदार ही नहीं पहुंच पा रहे। मूर्तियों एवं पूजा की सामग्रियों की बिक्री नहीं हो पाने के कारण दुकानदारों में मायूसी का आलम है। हालांकि दुकानदारों को उम्मीद है कि बादलों के छटते ही लोग मां सरस्वती की प्रतिमाओं के साथ ही उनकी साज सज्जा एवं पूजन सामग्रियों की खरीदारी करने जरूर आएंगे। फिलहाल दुकानदार अपनी दुकान सजाए ग्राहकों का इंतजार करने को विवश हैं। साक्षी बाजार में बिक्री के लिए प्रतिमाएं लेकर पहुंचे एक मूर्तिकार ने बताया कि इस वर्ष कोरोना रहित माहौल में सरस्वती पूजा धूमधाम से होने की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम की बारिश से बाजार एकदम शांत हो गया है। छोटा मोटा मूर्ति तो अभी चलित हो ही रहा, अगर बारिश नहीं होगा तो 4 साल का दिक्कत तो होता ही है। देखिए इस बार तो बारिश बहुत ज़्यादा ही हुआ और नदी तक टैक्टर ही नहीं जाता है, इसलिए मिट्टी थोड़ा ढंग से लेना पड़ता है। वहीं मां सरस्वती की प्रतिमा खरीदने पहुंची एक ग्राहक ने बताया कि मौसम थोड़ा साफ होते ही वो बाजार पहुंची है ताकि प्रतिमा एवं पूजन सामग्रियों की खरीदारी कर सके। खराब मौसम के कारण लोग घरों में दुबके हैं, लेकिन बादलों के हटते ही लोग खरीदारी करने आएंगे। एक्चुअली कोविड के बाद तो लोगों का उम्मीद ही खत्म हो गया थी कि फेस्टिवल्स भी हम लोग मना सकते हैं, बट इसके बावजूद अभी थोड़ा सा वेव घटा है, तो सब लोग चाह रहे हैं कि ये फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करें। काफी दिनों बाद बिना कोविड का उतना डर रहे लोग मना रहे हैं फेस्टिवल को। सभी आए मूर्ति वगैरह लेने के लिए, मूर्ति भी काफी अच्छी आए इस बार, और बारिश होने के बावजूद भी सबको आ रहे हैं हम लोग ताकि मूर्ति शॉपिंग जो भी है पूजा का सब सामग्री खरीद लिया कर अच्छे से पूजा करवाएं। वहीं पूजा सामग्रियों की दुकान लगाए एक युवा दुकानदार ने बताया कि बारिश की वजह से अभी तो बाजार की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बादल छटने पर ग्राहक आएंगे खरीदारी करने। मार्केट तो भैया अभी पानी बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा अभी देखिए 1 घंटा 2 घंटा बाद होने वाला है पूजा। सरस्वती पूजा का मार्केट इस बार फ्लॉप चल रहा है, बारिश हो गया, काफ़ी लोग घर से निकलना भी नहीं चाह रहे हैं, इसी वजह से मार्केट अभी बहुत बड़ी मार्केट होने में हो सकता है शाम तक, इसमें संभावना है मार्केट होने की। मार्केट में अभी लोग आना चाह रहे हैं, कुछ लोग घर से निकल रहे हैं, बाकी लोग जो आ गए हैं सो अभी मार्केटिंग कर रहे हैं अपना। सब स्कूल तो अभी बंद है कोरोना काल में, कुछ स्कूल खुले हैं बच्चे लोग के अभी, बाकी घर में हर घर में होता ही है। काफ़ी भीड़ है, देखिए हो सकता है बारिश की वजह से। बात करते हैं बेमौसम की बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने की। जमशेदपुर एवं इसके आसपास के इलाकों में गुरुवार देर रात से शुरू हुई बेमौसम की बारिश के कारण पूरे क्षेत्र का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बारिश से बढ़ी ठंड के कारण अधिकांश लोग घरों में सिमटे हुए हैं, जिससे बाजारों से रौनक गायब हो गई है। बंगाल की खाड़ी में हवा के दबाव में आई गड़बड़ी के कारण पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसवा सहित पूरे कोल्हान क्षेत्र में गुरुवार देर रात से अचानक बारिश शुरू हो गई है। इसके कारण जमशेदपुर समेत पूर्वी सिंहभूम के सभी इलाकों सहित सरायकेला खरसवा एवं पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न इलाकों में बेमौसम शुरू हुई तेज बारिश से एक ओर सर्दी बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर घरों से भी बहुत कम लोग ही निकले हैं। इसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर पड़ा है। विभिन्न क्षेत्रों में हुई मध्यम से तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जमशेदपुर के बाजारों में वीरानगी की स्थिति है। दुकानदार अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी के कारण दुकानदारों में भारी मायूसी दिख रही है। रोज कमाकर परिवार पालने वालों का संकट भी बढ़ गया है। उधर सरायकेला से खगेन चंद्र महतो की रिपोर्ट के अनुसार चांडिल क्षेत्र में भी विगत रात से शुरू हुई बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाजारों में अधिकांश दुकानें बंद है, यहाँ तक कि सब्जी भाजी की
यहाँ तक कि सब्जी भाजी की इक्का दुक्का खुली दुकानों से भी ग्राहक नदारद हैं, जिसे लेकर दुकानदारों में मायूसी देखी जा रही है। बारिश के कारण ठंड बढ़ने से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। इस माहौल में बिजली की व्यवस्था ने लोगों को और परेशान कर रखा है। क्षेत्र में गुरुवार की देर रात से शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं बारिश के कारण नालों का गंदा पानी व कचरा सड़कों पर बिखर गया है, जिससे लोगों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। हमेशा गहमा गहमी से भरे रहने वाले चांडिल मुख्य सड़क और कपाली रोड पर बेमौसम बारिश के कारण सन्नाटा पसरा रहा। मौसम के कहर के कारण सरस्वती पूजा के उत्साह एवं बाजार पर भी खासा असर पड़ रहा है। अच्छा तो कुछ नहीं है, सब एकरा सब्जी में बेचने नहीं चल रहा, सब्जी पानी का काला कीचड़ हो जा रहा, जगह भी नहीं है, ऊपर में लगा रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ जाएगा। आज नुकसान ही हुआ, पानी में कैसे हम लोग बिजली भी नहीं हुआ, सुबह से बैठे हुए हैं, बारिश हुआ पूरा, बारिश में लोग भी नहीं है, ऊपर से गिरता भी था, कस्टमर तो आया नहीं, बारिश भी हो रहा सुबह से। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।